गुड आफ्टरनून प्रिय प्रतिभागियों। आज लगभग 6 बज रहे हैं और एमपीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही क्रूशियल समय है। कहना चाहिए कि कुछ लोगों के अंदर आशा और कुछ के अंदर निराशा बहुत ज़्यादा घर कर गई होगी। मैं कुछ हद तक खुश हूँ और कुछ हद तक उन विद्यार्थियों के ऊपर नाराज भी हूँ जिन्हें बार बार समझाया जाता है कि आप बहुत अच्छी और स्टैंडर्ड की किताबें पढ़ें, अच्छे प्रकाशन की किताबें पढ़ें, अच्छा नोट्स तैयार करें, अच्छे एकेडमी का सहारा लें, अच्छे गुरुजनों का सहारा लें। परंतु ये सच है कि आज सोशल मीडिया के ज़माने में जो व्यक्ति अभी एक बार एमपीपीएससी प्री पास हुआ, उसने यूट्यूब चैनल खोल लिया। इंजीनियरिंग करके किसी ने एक बार पीएससी प्री मेंस दिया, उसने यूट्यूब चैनल खोल लिया। कोई प्रतियोगी एमपीपीएससी से कोई संबंध नहीं रखता, टेलीग्राम चैनल बना लिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाकर आपको ऐसी बातें दिखाकर, ऐसे फैक्ट बताकर सिर्फ गुमराह करते हैं और रिजल्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। रिजल्ट मिलता है स्टूडेंट के समर्पण से, रिजल्ट मिलता है गुरु शिष्य परंपरा के पालन करने से। कलयुग है लेकिन घोर कलयुग नहीं है कि आप अपने गुरुजनों का सम्मान करना भूल जाएं। और जिन लोगों ने मार्गदर्शन दिया है आपको, चाहे वो कोचिंग वाले हों, चाहे आपके स्कूल के टीचर हों या कॉलेज के टीचर हों या आपके सीनियर्स हों या बड़े हों आपसे उम्र में, तजुर्बे में और अनुभव में, उनका एहसान नहीं भूलना चाहिए। हम आते हैं आज एमपीपीएससी का जो पेपर हुआ और उसका जो कट ऑफ जाएगा, उसमें जो आज क्वेश्चन का प्रोपोर्शन है, कहाँ से क्या और कैसा आया। ये लाइव क्लास है बेटे, सबको उत्सुकता होगी सर बहुत जल्दी आप हमें आंसर बताइए, बहुत जल्दी आंसर बताइए। सबसे विश्वसनीय और सबसे सटीक एनालिसिस एमपीपीएससी का आपको मिलने वाला है। बहुत सारे लोग आपकी मदद कर रहे हैं, उन एक मददगारों में मैं भी हूं जो आपको कामयाब बनाने का प्रयास करते हैं। हमारी कौटिल्य एकेडमी की टीम ने निरंतर ये प्रयास किया है कि हम जो टेस्ट पेपर बनाएं, उस टेस्ट पेपर से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अभी इस क्लास के शुरू होने के साथ ही मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, एक चैलेंज देता हूँ। ये चैलेंज आप स्वीकार करें कि एमपीपीएससी में बहुत सारे टेस्ट पेपर आप लोगों ने दिए होंगे, पर मेरा एक चैलेंज है कि जिस प्रकार का टेस्ट पेपर हमने बनाया और जैसे क्वेश्चन हमारे पेपरों से आए हैं, किसी के पेपर से नहीं आए। और यदि कहीं आए हैं तो आप मेरे ऑफिस आइए, मुझे दिखाइए, मैं उस चैलेंज को स्वीकार करूंगा और आपको इनाम भी दूंगा कि आपने अच्छी मेहनत की और हमें कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। आज का जो पेपर आया है वह एक दृष्टिकोण से एमपीपीएससी के बच्चों के लिए टफ पेपर माना जाता है। क्यों माना जाता है टफ पेपर? हम सदैव आप लोगों को कई बातें समझाते हैं और डांटते हैं। आप कमेंट्स कुछ भी कर दें सोशल प्लेटफॉर्म में, पर आपको डांटते हैं आपकी भलाई के लिए, आपको समझाते हैं, सिखाते हैं आपकी भलाई के लिए कि उस ट्रेंड में, उस हवा में मत बहिए जिस ट्रेंड और जिस हवा में पूरा भंवर कुआं बहता है। मैक्सिमम वो बच्चा साफ हो गया जो दौड़ दौड़ करके इस किताब को, इस नोट्स को, इस टेस्ट को पढ़ने की कोशिश करता है। एनसीईआरटी की किताबें, बहुत अच्छे बुक्स प्रकाशन है, उनकी किताबें जिसमें लिमिटेड, प्राइवेट, लिमिटेड लिखा हुआ है, उनको पढ़ें। और मैं बार बार कह रहा था कि आप यूनिट नंबर 10 में जनजातियों में मत उलझना, लेकिन बहुत सारे लोग जनजातियों में उलझे रहे और अब उलझ गए। हम
आज इस ट्रेंड की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, SC/ST आयोग, समितियां, इकोनॉमिक्स के साथ साथ में स्पेशल MP से लगभग बैलेंसिंग क्वेश्चन हैं, लगभग बैलेंसिंग क्वेश्चन हैं और अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे गए हैं। मैं किसी भी बुक का नाम नहीं लूंगा, ना ही इस पब्लिक डोमेन से उसकी आलोचना करूंगा, पर कुछ किताबों की मैं तारीफ जरूर करूंगा जिन्हें आपको बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। वह है हमारे एकेडमी के नोट्स, वह है NCERT के नोट्स, वह है हिंदी ग्रंथ एकेडमी के नोट्स, वह है टाटा मैकग्रा-हिल के नोट्स, वह है अरिहंत प्रकाशन के नोट्स, वह है साहित्य सीरीज के नोट्स। ये जो जितनी भर किताबें अच्छी हैं इन्हें आप जरूर पढ़ें और बार बार पढ़ें। आज के पेपर में जो सबसे ज्यादा दुखी करने वाली बात थी आपके लिए वह क्या थी, है ना? आज के पेपर में सबसे ज़्यादा आपको दुखी करने वाली बात यह थी कि जो आप सोच करके आए हैं कि MP का प्रोपोर्शन बहुत सारा होगा, 40-50 क्वेश्चन आएंगे, 40-50 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं हुआ। और SC/ST आयोग जो यूनिट नंबर 10 दिया गया है जनजातियां, उससे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, वह भी नहीं आए। ये दुखी करने वाली बात है। इसके लिए तो मेंटली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए था। मैं हर क्लास में, हर टेस्ट में इसके बारे में आपको बताया हूँ। हम MPPSC का आज का पेपर देखते हैं बेटे, है ना? देखिए 23 जून आज के दिन पेपर हुआ। हम इस समय 6 बजे आपके पास हैं और इस पेपर में जिन चीज़ों को हमने देखा है कि वो एक स्टैंडर्ड जो है, इस स्टैंडर्ड को लोक सेवा आयोग मैनेज करते हुए अपने पेपर को बनाया है। कल बहुत से प्लेटफार्मों में यह अफवाह उड़ी, यह सूचना खूब तेजी से घूमी कि पेपर आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, जो कि गलत थी। आज का पेपर ट्रेंड एनालिसिस हटकर था। आज के पेपर में पढ़ने वाले बच्चे पास होंगे। वो रटने वाले बच्चे जो विभिन्न प्रकार के टेस्ट पेपर और विभिन्न प्रकार की किताबों के माध्यम से जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव छुड़ा लो उतना ज़्यादा आप सफल हो जाएंगे, इस थ्योरी से बाहर हो गए। मैं बार बार कहता हूँ कि हर एंगल से बार बार आप थ्योरी पढ़िए, बार बार थ्योरी पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनाएगा वो। हम देखते हैं आज आपके इसमें जो पहला नंबर का क्वेश्चन है, देखिए शुरुआत इस पेपर की कहां से, हमारे पास में सेट बी है। सेट बी का जो पहला क्वेश्चन है, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है ना? ये देखिए पूछ रहा है इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है। इसका आंसर है द ट्यूरिंग टेस्ट। ये आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है और ऐसी फिल्में बन रही हैं, ऐसे गेम्स बन रहे हैं जो AI टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं और उसे हम कह सकते हैं फ्यूजन और फिजन, दोनों शब्द यूज कर सकते हैं। तो द ट्यूरिंग टेस्ट इमिटेशन गेम का मूल नाम है। यह एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक प्रोफाइल तैयार की थी और एक कल्पना की थी कि भविष्य में फिल्में इस प्रकार की बनेंगी और मोशन इस प्रकार से चलेंगे। ट्विटर के संस्थापक आप सब जानते होंगे कि अब यहां से चिड़िया उड़ गई है ना? तो ट्विटर के संस्थापक कौन है? जैक डॉर्सी। ट्विटर एक ऐसा पब्लिक डोमेन है, ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्या करते हैं, अपनी कुछ बातें सीमित शब्दों में लिख करके लोगों को बताते हैं कि साहब हमको ये आता है और हम ये जानते हैं। देख लीजिए ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी। अच्छा, इस समय ट्विटर किसके पास चला गया है? इस समय ट्विटर का मालिक कौन हो गया है? ये भी अगली PSC में पूछा जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले उनके कमेंट्स भी बड़े फेमस हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ की जो राजनीति है ना, वो घोर कलयुग की राजनीति है कि EVM पे क्वेश्चन, EVM पे क्वेश्चन। मैं किसी भी राजनीतिक विचारधारा का यहाँ
इस मंच से समर्थन नहीं कर रहा, पर यदि कोई पार्टी जीत जाती है तो उसे ईवीएम से कोई शिकायत नहीं होती, और यदि वही पार्टी हार जाती है तो उसे ईवीएम से बहुत सारी शिकायतें हो जाती हैं। आज हम 21वीं शताब्दी में अंतरिक्ष युग में जी रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में हैं, एआई के ज़माने में हैं, और कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर में, मतलब बैलगाड़ी की बात कर रहे हैं कि बैलेट पेपर पे आप चुनाव करवाइए, जिससे हम खूब पेटी बदल सकें, खूब फर्जी वोट डाल सकें। मशीनीकरण हो जाने से कम भ्रष्टाचार और गलत कामों में रुकावट आई है। बड़ी इच्छा होगी आप लोगों को जानने की कि सर मेरिट क्या बनेगी, है ना, सर मेंस की टेस्ट सीरीज कब से शुरू होगी, इतनी पोस्टें रहेंगी या बढ़ेंगी। मैं आप सभी से फिर से प्रॉमिस करता हूं, और ये प्रॉमिस मेरा पूरा होगा। ऐसा कुछ इंट्यूशन रहता है, कुछ ऐसी सूचनाएं रहती है अपने पास में कि भाई साहब मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं कि यह पोस्टें बढ़ करके लगभग 240 के आसपास हो जाएंगी, और ईश्वर चाहेगा तो बहुत जल्दी होंगे, है ना। और आप 240 पोस्टों के लिए तैयारी करिए, बिल्कुल निराश मत होइए। अब रही बात इसकी मेरिट बताने की, कट ऑफ बताने की, तो इसे 1-2 दिन हमें लगेगा वक्त, इसके बारे में हम कल वीडियो बना देंगे। आज हम देखते हैं कि हमारा और आपका जो पेपर हुआ है, हमारा भी पेपर है, आप भर का नहीं है, क्योंकि हमने बच्चों से प्रॉमिस किया कि आप हमारी थ्योरी पढ़िए, हमारे टीचरों पर विश्वास रखिए, और हमारे टेस्ट पेपरों को शिद्दत से करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट मिला। ये जो क्वेश्चन है ना बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 हूबहू हमारे टेस्ट पेपर से आया है। कल इसमें, परसों नया वीडियो आएगा और प्रमाण दिखाया जाएगा। ये ट्विटर का संस्थापक, ये हमारे एकेडमी का पेपर, और क्वेश्चन नंबर ए और डेट दिखाई जाएगी आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भाई ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन कौन से देखते हैं ना। आज हमारा जो कामकाज है बहुत सरल हो गया है, और इस सरल कामकाज को करने में मशीनों ने बड़ा योगदान दिया है ना। ये जो मशीनें हैं, जो हमें आपका स्पीकर लगाए हुए हैं, मोबाइल हमारे पास है, टेलीविज़न में आप जो देख रहे हैं, आप हमारे ऐप में जो देख रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जो देख रहे हैं, इन सब में जो मशीनीकरण है, जो एआई है, जो टूल्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ है ना, लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन। यानी जन कल्याण और लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर जो सरकार ने आधुनिकीकरण की नींव रखी है, और आधुनिक भारत को सही, सरल और सफल बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के लिए ई गवर्नेंस रामबाण है। इसके 4 मेजर पिलर हैं, पीपल यानी हम लोग, सरकार, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, है ना। अब ई टेंडर होना है, खनिज का टेंडर होना है, टोल नाके का टेंडर होना है, यहाँ भ्रष्टाचार और बेईमानी की गुंजाइश खत्म। आपकी स्कॉलरशिप डायरेक्ट आपके खाते में आनी है। आप में से बहुत सारे लोग इस चैनल को देख रहे होंगे, और जो लोग नहीं देख रहे हैं अपने मित्रों को ये जरूर शेयर करिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। एमपीपीएससी और यूपीएससी 2 ऐसे एग्जाम हैं स्टेट और नेशनल लेवल के, जहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी, इन सभी प्रतियोगियों को प्री एग्जाम पास करने पर, मेन एग्जाम पास करने पर और इंटरव्यू पास करने पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूपीएससी और एमपीपीएससी में जो बच्चा पास हो जाता है प्री, उसे प्री की स्कॉलरशिप मिलेगी, मेंस उसे प्री के बाद मेंस की भी स्कॉलरशिप मिलेगी, इंटरव्यू, नौकरी के साथ उसके इंटरव्यू की भी स्कॉलरशिप मिलेगी। अब जब इतना कुछ आपको मिलता है और आप एक पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाते हैं, तब उस पोस्ट पे पहुंचने के बाद जब आप भारत के निर्माण की बात सोचते हैं, तो जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, लिंग के ऊपर, भाषा के ऊपर, क्षेत्र के ऊपर होके सोचना है आपको। जो संविधान कहता है उसका पालन करना है,
जो 4 लोग जाति समूह के कहते हैं, धर्म समूह को कहते हैं, उन पे नहीं चलना बेटे। आपको यदि भारत का निर्माण करना है तो आप इन सब से ऊपर उठकर सोचिए और जो सोसाइटी को देना चाहते हैं आप वह दीजिए। तो देखिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग क्या है? कर्नल। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेंट्रल पॉइंट्स है वह क्या कहलाता है? कर्नल कहलाता है। इसमें हम आगे चलते हैं। ये देखिए, इसमें चिन्ह लगा हुआ है, आप आगे आ जाइए। कुरेटली, ये बड़ा नया सा शब्द है आपके लिए, और जब हम याहू सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, तो एक नई चीज हमको मिल गई है ना, कुरेटली। ये सर्च इंजन है। अब इसके बारे में आज ज्यादा जानकारी इकट्ठा करें और नई पीढ़ी के अनुसार अपने आप को अपडेट करें। फिशिंग, देखिए ये सर्च इंजन, ये देखिए, हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में या अपने मोबाइल पे, टेलीविजन में, कि कुछ लोग, कुछ फोटो ऐसे दिखाई जाती हैं कि एक बुर्का सा पहने हुए लड़का या लड़की बैठे हैं। ये लोग विभिन्न प्रकार के मैसेज भेज करके आपको एक मछली में जो कांटा होता है ना, जो उसको दाना दे के मछली को फंसाना जिसको बोलते हैं, इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया फिशिंग। मतलब आपको झूठी जानकारी दे करके आपसे आपकी जानकारी मांगना, आपके पासवर्ड चुरा लेना और आपके अकाउंट को खाली कर देना, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए और कहीं ऐसा कोई काम नहीं करिए बेटे कि जिसमें आप उलझ जाएं। अगला क्वेश्चन है, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं। मान लीजिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं, या आप कपड़े के व्यापारी हैं, या आप थोक मार्केट में, मंडी में चना खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, विदेशों के बाजार में बेचते हैं, या आप ज्वेलर्स एसोसिएशन के, ऐसे जो लोग हैं, विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो एक दूसरे को अपनी जानकारी देना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, उसके लिए शब्द है, प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। क्या है? लिंक्डइन। उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो है अन्य पेशेवरों से जोड़ती है, वह क्या है? लिंक्डइन है। आप देखिए, इसमें इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है ना। आज का युग किसका है? इंटरनेट का युग है, और इस इंटरनेट के युग में मोबाइल आपके हाथ में है। यह एक वरदान है और यह एक अभिशाप है। मोबाइल एक वरदान कैसे है और मोबाइल आपके लिए अभिशाप कैसे है? यदि आपने इन 3 विश्वविद्यालयों को अपना सब कुछ मान लिया तो आपका जीवन बर्बाद। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, फेसबुक विश्वविद्यालय और यूट्यूब विश्वविद्यालय, ये ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो आपका भविष्य खत्म कर देंगी। इन विश्वविद्यालयों में डिग्री हासिल नहीं करना आपको, इन विश्वविद्यालयों के बगल से आपको गुजरना है। इस सोशल प्लेटफॉर्म में जो काम की चीज़ें आती हैं, जो सही प्लेटफॉर्म आपके पास उपलब्ध हैं, उन्हें आप देखिए, वहाँ से ज्ञान ग्रहण करिए और आगे बढ़ जाइए। इनमें उलझे मत रहिए। इनमें उलझ करके बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी खराब कर ली। अब समझ में आ रहा होगा कि आपकी मेहनत को इस मोबाइल ने किस तरह से बर्बाद किया है, कि हम मोबाइल में सब पढ़ लेंगे, सब यूट्यूब में है, सब टेलीग्राम चैनल में है। बिल्कुल नहीं है। आपको पास होने के लिए किताबें पढ़नी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अच्छे व्यक्ति का मार्गदर्शन, अच्छी कोचिंग का मार्गदर्शन, यूनिवर्सिटी का मार्गदर्शन, डिपार्टमेंट का मार्गदर्शन आपको लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ये आप गांठ बांध लीजिए। चाहे प्री की तैयारी करिए, चाहे मेंस की तैयारी करिए, या इंटरव्यू की तैयारी करिए। नहीं तो
इसी प्रकार होगा भंवर को हमें कितने मेंस दिया, 6 मेंस दिया, कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं हुआ हमारा यार। आपके साथ का रहने वाला बच्चा तो 1 मेंस 2 मेंस में निकल गया। अब आते हैं हम इस प्रश्न में, इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। उत्तर देख लिया आपने, है ना? आप अपने पेपर लें और इसको टिक करते चलें। अब इस प्लेटफॉर्म को जबरदस्ती आप जंप नहीं करें कि यार अभी नरेंद्र सर का देख लिया है, थोड़े से किसी और कोचिंग का देख लें, थोड़ा सा किसी और कोचिंग का जल्दी जल्दी बढ़ा करके देख लें। प्लीज ऐसा नहीं करें। आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के, सबसे विश्वसनीय आंसर शीट आपको दी गई है बेटे। हमारे में गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है, कुछ स्टार हमने लगा दिया है, कुछ आंसर नहीं मिले हैं, लेकिन हमें प्रॉमिस करते हैं कि यदि हमने 95 उत्तर दिया आपको तो 95 में से 1 या 2 उत्तर गलत हो सकते हैं, बाकी 2-3 तो हमने स्टार दे दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चलें। आप देखिए, है ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा क्या है? बार बार हम आपसे जिक्र करते हैं कि भाई एआई का जमाना आ गया, है ना? तो इस एआई के जमाने में आप देखिए जो लर्निंग मशीन है, क्या शब्द यूज कर रहा है? लर्निंग मशीन, मतलब सीख लेती है ये। लर्न मतलब सीखना और सिखाना दोनों होता है ना? तो ये बहुत सारी चीजें अपने आप कर लेती है। और आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने रजनीकांत की फिल्म देखी होगी, और उससे भी 15 से 20 साल पहले आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी। वहां पर खूब इस्तेमाल हुआ है एआई का। और वे लोग आज से 50 साल, आज से 20 साल, आज से 40 साल के बाद की चीजें आपको दिखाते हैं कि ऐसा संसार होगा, ऐसी दुनिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटे, है ना? इसका आंसर आप देख लीजिए क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है लर्निंग मशीन। फिर एमपीईजी का क्या अर्थ है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इसमें ऑप्शन बी सही है। आप अपने आंसर में ऑप्शन बी लगा लें। अब इस प्रकार के जब हम पेपर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं बेटे। किसके? टेक्नोलॉजी के। और मैं क्लास में कई बार डांट चुका हूं आपको, टेस्ट सीरीज के बच्चों को, क्लास के बच्चों को, कि यूनिट नंबर 10 जनजातियों से ज्यादा आपको मेहनत करना है साइंस और टेक्नोलॉजी में। और बच्चों ने मेहनत नहीं की। बच्चों ने खूब मेहनत की यूनिट नंबर 10 में और वो डूब गई जहाज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको खूब मेहनत करना चाहिए, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप अपना भविष्य भी बना सकते हैं, अपना वर्तमान भी ठीक कर सकते हैं। यदि आप सेलेक्ट हो गए तो ठीक है, नहीं तो टेक्नोलॉजी इतना आने लगेगी कि आप किसी न किसी ई बिजनेस में, किसी न किसी स्वरोजगार में या कौशल विकास की यात्रा में आप आगे निकल जाएंगे, नहीं तो नुकसान होगा ना। चलिए बेटे हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अब यहां से शुरू हो गया है क्या? हिस्ट्री। एनालिसिस भी करते चलते हैं। अब इस एनालिसिस में हमने क्या देखा, है ना? 10 प्रश्न किससे हैं? यहां पर 10 प्रश्न है टेक्नोलॉजी। अभी साइंस से आगे क्वेश्चन आएंगे, आपको मिलेंगे, ये प्योर टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर एंड एआई, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको ऐसा कहें। देखिए 10 क्वेश्चन आपके यहां पर आए, तो इसी प्रकार की गलती आप मेंस में नहीं करें, क्योंकि जब हम अभी मेंस के टेस्ट से शुरू करेंगे 5 जुलाई से, तो सबसे पहले वो नए टॉपिक का टेस्ट लेंगे, सोशियोलॉजी और उद्यमिता, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हम सबसे पहले इनका टेस्ट लेंगे बेटे। और 5 जुलाई से जो हमारी मेंस की टेस्ट की प्लानिंग है बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। और आप गलती नहीं करें, हम नए सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करके आपके सबसे पहले टेस्ट खत्म करेंगे जुलाई में, उसके बाद अगस्त में और चीज़ें हम आपको नई देंगे। और ये जो आपके संभावित डेट है ना 11 सितंबर, मेरा अनुभव ये कहता है कि अभी थोड़ा सा बेफिक्र रहिए आप। 11 सितंबर इतना सहज नहीं है आयोग के द्वारा पेपर ले लेना। 3 कारण उसके। पहला जो सबसे बड़ा कारण है वह है एमपीपीएससी के 2022 और 2023 के रिजल्ट जो इंटरव्यू होने हैं। दूसरा जो कारण है कॉलेज का इंगेज होना। इस समय कॉलेज जून जुलाई अगस्त में टोटल अपनी भर्तियां करते हैं, वो स्पेस नहीं देते। स्कूल टोटल अपनी भर्तियां करते हैं, वो स्पेस नहीं देते। इसलिए 11 सितंबर मुझे लगता है कि एग्जाम नहीं होगा, डेट आगे बढ़ेगी और बढ़ेगी भी तो तबीयत से बढ़ेगी 1 से 1.5 महीना, यानी अक्टूबर लास्ट जाएगी। अब विश्वास मानिए यूपीएससी के आगे पीछे मेंशन करके ये एग्जाम आपका होगा, ऐसा मेरा सोचना है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, हो सकता है, पर बहुत सारे मामलों में मैं सही रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। चलिए हम आते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अब आपकी पसंद का क्वेश्चन आ गया, आपकी पसंद का विषय आ गया। मैं फिर कह रहा हूं आपको, जितने लोग मेरे इस YouTube चैनल को देखते हैं और जितने बच्चे इस बात को आज मान लेंगे तो मैं लिख के देता हूं 2025 में एमपीपीएससी प्री निकल जाएगा। कमेंट्स करिए ना सर कौन सी बात, तब तो मैं बात बताऊं। आप कमेंट्स तो कर नहीं रहे, कौन सी बात? यह बात कि कोई कितना भी कहे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल करिए, मैं गारंटी देता हूं आप एक क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, आप इन क्वेश्चनों को देखिए और जहां से क्वेश्चन आपने हल किया होगा, यदि हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन यहां पर आए हैं तो वहां जहां आपने हल किया है 1 क्वेश्चन मिलेगा, 6 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगी। पर यदि आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको थ्योरी में पहला क्वेश्चन यही मिल जाएगा जब आप बीएल ग्रोवर पढ़ते हैं। अच्छा, जब हम आपको बोलते हैं बेटा बीएल ग्रोवर पढ़ लो, जब हम आपको बोलते हैं बिपिन चंद्रा पढ़ लो, जब हम आपको बोलते हैं यूनिक सामान्य अध्ययन पढ़ लो, नहीं सर, हम किसी किताब की आलोचना नहीं करेंगे आप क्या पढ़ते हैं। पर जब हम आपको स्टैंडर्ड किताब बताते हैं आप पीछे हट जाते हैं। भुगत लीजिए, हमको कोई शिकायत नहीं। हो सकता है कुछ लोग नाराज होकर हमारे ऊपर कमेंट्स करें, उसकी भी हमें कोई शिकायत नहीं है। जो गुरु होता है ना, जो सच्चा मार्गदर्शक होता है, वह आपके कड़वे वचन बोल करके आपके सोई हुई आत्मा को जगाने की कोशिश करता है। तो केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसे नियुक्त किया गया? देखिए, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसके द्वारा नियुक्त किया गया? देवेंद्र नाथ टैगोर या देवेंद्र नाथ ठाकुर, आप कुछ भी कह सकते हैं, इनके द्वारा इनको ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य बनाया गया। ठीक, अब ब्रह्म समाज के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि भाई ब्रह्म समाज क्या है, किसने स्थापित किया, कैसे स्थापित किया, है ना। अभी जब मैं आंसर शीट बना रहा था बेटे, चूंकि हम अपने टेस्ट पेपर बनाते हैं और हमें याद रहता है कि भाई क्या कैसी हमारी टीम जो हमारे साथ मेहनत करती है, आंसर शीट बनाते बनाते 30 से 35 क्वेश्चन हमारे बगल में हमारे पुराने पेपर रखे हुए थे, हमने वहां से सर्च करके निकाल लिया कि ये अपने टेस्ट पेपर से आए हुए हैं। आप सोचिए, आप तो विश्वास करके आपको आगे बढ़ना होगा। मेंस की टेस्ट सीरीज में इस सेंटेंस को आप याद रखिएगा और इसकी यदि आप वीडियो क्लिपिंग का कट निकाल करके रख लीजिए। मैं लिख करके गारंटी दे रहा हूं पब्लिक डोमेन से कि जो मेंस की टेस्ट सीरीज होगी उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरी टीम के द्वारा तैयार किए जाएंगे और वो जो प्रश्न आयोग पूछता है उसी प्रकार के प्रश्न हमारे द्वारा पूछे जाएंगे और मॉडल आंसर दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन रिपीट होने वाला एकमात्र संस्थान यह है हमारी कौटिल्य अकेडमी और हमारी टीम की मेहनत। तो
तो मेंस में गलती नहीं करें, मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें 5 जुलाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बेटे, है ना। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्ठा कौन है? सॉरी, मैं एक क्वेश्चन आगे निकल गया था। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया? ठीक, गांधी जी किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया? ये वो समय है, याद करिए आपको। अरे मुझे दुख है कि एमपीपीएससी ने ऐसा सिलेबस बनाया है जिसमें विश्व इतिहास को हटा दिया। यदि आप पूरे संसार को जानना चाहते हैं तो बिना इतिहास और बिना भूगोल के नहीं जान सकते। ये वो समय है जब पहला महायुद्ध चल रहा था, ठीक, और युद्ध समाप्ति की कगार पर था। 1914 से 1918-19 तक पहला महायुद्ध चला। 1919 में वार्साई की संधि हुई। वार्साई की संधि के साथ में पहला महायुद्ध समाप्त हुआ और इस समय इंग्लैंड वालों ने मिस्र से अर्थात इजिप्ट से बहुत से प्रॉमिस किए थे कि हम आपको यह सुविधाएं देंगे, हम आपको यह करेंगे, हम आपसे ये वादा करते हैं और युद्ध में हमारा साथ दीजिए। युद्ध में उन्होंने साथ दिया, अंग्रेजों ने धोखा दिया, जो अंग्रेजों की प्रवृत्ति है धोखा देने की। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने के लिए लोगों का आह्वान किया। खिलाफत आंदोलन आप जानते ही से पढ़े होंगे। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, ये देखिए किस डिपार्टमेंट का है प्रतिष्ठा? प्रतिष्ठा है आपका न्याय विभाग का। किस विभाग का है? न्याय विभाग का प्रमुख है प्रतिष्ठा। इसमें आपने धर्मष्ठी और कंटक शोधन ऐसे शब्द सुने होंगे, ठीक। अब के.एम. पडिक्कर ने किसके लिए कहा था? वे आधुनिक भारत के प्रथम कूटनीतिज्ञ, यानी जब ऐसा शब्द आता है तो बिना कुछ पढ़े भाई दादा भाई नौरोजी लगा दो। तत्कालीन ब्रिटिश राज में सबसे योग्य और महान व्यक्ति यदि कोई भारतीय था जिसने भारत का झंडा बुलंद किया यूनाइटेड किंगडम में जाकर के, जिसने अंग्रेजों को उनके घर में जाकर के, आपको पता होगा कि दादा भाई नौरोजी अंग्रेजी सरकार में वहां पर सांसद थे। ये देखिए के.एम. पडिक्कर ने किसके लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के प्रथम कूटनीतिज्ञ हैं? दादा भाई नौरोजी के लिए। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत के गरीबी, भारत के धन निष्कासन, भारत के शोषण के बारे में बहुत कुछ लिखा है। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया अपनी पुस्तक में इन्होंने बड़ी दर्दनाक कथाएं लिखी हैं कि अंग्रेज किस प्रकार भारत का आर्थिक शोषण करके अपने इंग्लैंड को सजा रहे हैं, अपने वर्गिंघम पैलेस को सजा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें बेटे आप। बंगाली भाषा में, बंगला में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी। जब मैं आपसे बोलता हूं कि बेटा मिसलेनियस पढ़ें, मिसलेनियस से नैया पार होगी, आप लोग नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। फिर वही हुआ, हर बार प्रत्येक वर्ष एमपीपीएससी में 4 से 5 प्रश्न मिसलेनियस से आते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वह विविध यानी मिसलेनियस में आएंगे। और एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट हमारा कौटिल्य एकेडमी, जिसे आप लोग इंदौर कौटिल्य एकेडमी भी कहते हैं, नरेंद्र सर की कौटिल्य एकेडमी भी कहते हैं, तुम्हारा प्यार और अपनापन है। सोमवंशी सर की कौटिल्य एकेडमी भी कहते हैं। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, दतिया में तो नाम ही पर्याप्त है कि सोमवंशी सर के यहाँ जाना है।
बेटे जब आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका जो सोच है, आपका जो नजरिया, आपका जो मेहनत है, वह बहुत सही होना चाहिए और सही दिशा में होना चाहिए। कुछ ऐसी किताबें हैं, वो किताबें 60-70 हिस्से ज्यादा नहीं हैं, जो आपको जुबान में रटी होना चाहिए। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने पाकिस्तान किसने लिखे, पर नहीं पता। गीता रस किसने लिखी, किसने लिखी गीता रस, कमेंट्स में लिख के बताओ। चलो करो कमेंट्स तुम लोग कि पीएससी के दे करके एग्जाम आए हो ना, लिखो गीता रस किसने लिखी। एशियन ड्रामा किसने लिखी। तो ये जो विविध की चीजें हैं वह आपको बेटे याद रखनी पड़ेंगी, नहीं तो नुकसान आपका होगा। देखिए दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, हेमचंद बंदोपाध्याय। इसमें दो व्यक्ति ऐसे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनकी बहुत सारी किताबें फेमस हैं। बहुत सारी इतनी नहीं है, 3 से 4 किताब रविन्द्रनाथ जी की हैं और 3 से 4 किताब इनकी हैं। बस इन्हें आप रट लो, पढ़ लो, आपका काम हो गया, कहीं कोई टेंशन नहीं, और आप पास पास पास। अगला क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? देखिए जो हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कितने वेद हैं? 4 वेद। अब यूनिट नंबर 1 की भी रहस्यमय कथाएं बताते हैं आपको, है ना। एमपीपीएससी प्री एग्जाम यूनिट नंबर 1। इतना परेशान हुए बच्चे, इतने प्रकार के बाजार में फोटो कॉपी और नोट्स इकट्ठा कर लिए और गए। यूनिट नंबर 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे क्षत्रियों के संस्कार की बात वाला क्वेश्चन हो, उपनयन संस्कार की, या सभा और समिति, ये पूरे क्वेश्चन एकेडमी के नोट्स में उपलब्ध हैं। और एकेडमी में जो बच्चे पढ़ते हैं, आप उनसे पूछकर उनका नोट्स देखिए, एक भी क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 का उनके नोट्स के बाहर नहीं गया। ये छोटा चैलेंज नहीं है बेटे, ये थोड़ी मेहनत नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ी मेहनत है। यहां भी मैं बोलता था आप मत उलझिए, और ये अच्छी बात है, ये मां सरस्वती की कृपा है मुझ पर कि मैंने यूनिट नंबर 1 पढ़ाया और तबीयत से पढ़ाया और लिखाया, और पूरे क्वेश्चन वहीं से आ गए। तो सभा और समिति कहां है? सामवेद, सॉरी यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक, सॉरी ऋग्वेद में। अब यहां पर ऋग्वेद का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पुरानी किताब हो जाती, इसी में आगे क्वेश्चन पूछा गया है ना। अथर्ववेद में सभा और समिति पृथक समितियां बनाई गई हैं, बताई गई हैं, और इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। तो देख लीजिए, आपका क्वेश्चन यहां पर आपका आ गया। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? तो गायत्री मंत्र के साथ में क्षत्रिय वर्ग के उपनयन संस्कार का प्रावधान था। मैंने चार्ट बनवाया है, क्षत्रियों को उपनयन संस्कार किस प्रकार के जनेऊ से होगा, किस प्रकार के धातु से होगा, किस मंत्र से होगा। ब्राह्मण को उपनयन संस्कार किस प्रकार के जनेऊ से होगा, किस प्रकार के धातु से होगा, किस मंत्र से होगा। वैश्य का उपनयन संस्कार किस प्रकार के जनेऊ से होगा, किस धातु का होगा, किस मंत्र से होगा। और शूद्रों को उपनयन संस्कार की अनुमति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक बेटे, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? ऋग्वेद है। कौन सी पुस्तक विश्व की सबसे प्राचीन? ऋग्वेद। विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक, यदि विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है तो मैं सबसे चैलेंज कह के कहता हूं
तो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा होगा? आप बताइए। जितने धर्मों के बारे में आप जानते होंगे, अर्थात वो धर्म जो आज हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में कहीं ना कहीं मौजूद है, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, मिस्र हो, इटली हो, जर्मनी हो, इंडोनेशिया हो, वह सनातन धर्म। ये देखिए, है ना, एमपीपीएससी 5 जुलाई से न्यू बैच लक्ष्य 2025 ज्वाइन करिए, आइए। अब जब आप एक बड़े लक्ष्य को लेकर के चलते हैं तो बड़ा लक्ष्य सहज नहीं मिलता बेटे, बहुत कठिन परिश्रम करना होता है और अच्छे लोगों का चयन करना होता है। चलो मैं आपसे बहुत छोटी छोटी बातें शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि टॉपिक यहां पर चेंज हुआ है इसलिए। आप जब किसी एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं तो आप किस प्रकार के होटल, लॉज और धर्मशाला में रहना पसंद करते हैं? जहां जाकर आपको लगे कि हाँ, यहाँ खाना अच्छा मिलेगा, यहाँ रहने की सुविधा अच्छी होगी, यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ सुरक्षा का वातावरण अच्छा है, यहाँ प्राकृतिक एनवायरनमेंट अच्छा है, तभी ना आप वहाँ पर जाके रुकते हैं। किसी ऐसे सस्ते में, गंदे में, मैले कुचले में तो नहीं जाकर के रुकते, ना ही वहाँ खाना खाते हैं। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, चाहे मोबाइल की हो या कपड़ों की हो या शूज की हो या पर्स की हो, तब आप ऐसी दुकानों में जाते हैं जहां आपका विश्वास जमा हो, जहां का व्यवहार अच्छा हो। ठीक यही बात लागू होती है कोचिंग ज्वाइन करने में, ठीक यही बात लागू होती है गुरु बनाने में किसी को। आप जरूरी नहीं कि आप मैं कोचिंग की बात करूं तो आप मेरी ही कोचिंग ज्वाइन करिए ना। आपको जब लगे कि हमें नरेंद्र सर की कोचिंग ज्वाइन करना है तब आप ज्वाइन करिए। पहले फीडबैक पता करिए, लोगों से मिलिए, पुराने बच्चों से मिलिए, सेलेक्टेड स्टूडेंट से मिलिए और हमारे ऑफिस में आकर विजिट करिए। और जितने मन में निगेटिव प्रश्न किसी ने यदि डाल दिया है सब लिख के लाइए और एक का समाधान लेकर के जाइए, फिर ज्वाइन करिए। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है कि एक तरफा रिजल्ट है, कुछ तो बात है कि इतने लोगों का प्यार और सम्मान है, कुछ तो बात है कि टीम इंदौर कौटिल्य में, टीम कौटिल्य एकेडमी में जो यूनिटी है, उनका जो समर्पण है बच्चों के प्रति। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनका फीडबैक फॉर्म रखा और साल में 3 से 4 बार भराया गया फीडबैक फॉर्म। इतना बंच है, आप देख सकते हैं उनके फीडबैक फॉर्म क्या भरे हुए हैं। तो एक नए लक्ष्य की ओर जब बढ़ते हैं बेटे तो नया बैच आपका शुरू हो रहा है नए लक्ष्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा गया है? योग में यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, प्राणायाम ये सब शामिल हैं, लेकिन अंतरंग जो है साधना किसे कहा गया है? धारणा को। ठीक, किसे कहा गया है? धारणा को। किसे कहा अंतरंग में? ध्यान को। धारणा, ध्यान, ये सब क्या है? योग के अंतरंग भाग हैं। और पातंजल का योग शास्त्र तो आपने सुना होगा कि कितना महान ग्रंथ है पातंजल का योग शास्त्र। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप देख लें बेटे। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहां पर मिलेगा? आपको एलोरा की गुफाओं में मिलेगा, है ना। आपने अजंता की गुफाओं का नाम सुना होगा, आपने एलोरा की गुफाओं का नाम सुना होगा। अजंता एलोरा की गुफाएं बहुत फेमस क्वेश्चन हैं और यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं बेटे, हर साल आते हैं। कभी पूछ लेगा कि मरणासन राजकुमारी की मूर्ति कहाँ है, कभी पूछ लेगा कि किस पर्वत श्रृंखला में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं, कभी पूछ लेगा कि किस राज्य में, किस जिले में है, कभी पूछ लेगा कि इनकी संख्या कितनी है, कभी पूछ लेगा कि यूनेस्को विश्व धरोहर में इन्हें कब शामिल किया गया। अब देखिए ना, और फिर से बता दूं,
ये भी क्वेश्चन हमारे एकेडमी के पेपर से रिपीट है। इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे एकेडमी का पेपर, और ये पेपर आपको सामने दिखाएंगे कि किस प्रकार एकेडमी के क्वेश्चन पेपर फंसते हैं और झमाझम में फंसते हैं। इसी विश्वास को आप मेंस में देखेंगे जब पेपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है ना। नर्मदा मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और इसका साहित्यिक संदर्भ मिलेगा आपको शतपथ ब्राह्मण में। किस ब्राह्मण में? शतपथ ब्राह्मण में, है ना। मनु स्मृत के रचयिता मनु है, बराह मीर के रचयिता बराह है, और अग्नि पुराण के रचयिता, इस प्रकार के पुराणों के रचयिता आपको बहुत कम मिलेंगे देखने को। तो नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ, इसी से अगला क्वेश्चन भी पूछा नर्मदा से, आगे चल करके आपको मिलेगा। और आपको मजेदार बता दूं, ये जो लाइन है ना, साहित्यिक संदर्भ शतपथ ब्राह्मण, ये जब मैंने एमपी पढ़ाया था बच्चों को, उनकी कॉपी में लिखा हुआ है। और ये प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं टेस्ट पेपर अपने एनालिसिस करूंगा ना, तब मैं प्रमाण दिखाऊंगा कि इस एकेडमी में एमपी में जो क्वेश्चन पढ़ाया गया नर्मदा के बारे में, वो देखिए कॉपी में ऐसे लिखा है। आप सोचिए, कुछ तो बात है। किस ताम्र पाषाणी स्थल को बराहमीर का जन्म स्थान कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं अच्छा क्वेश्चन मानूंगा। ये लगभग सभी बच्चों से बन गया है, और हमारे टेस्ट पेपर का भी ये रिपीट क्वेश्चन है, पर ये बहुत ऐसा आउटस्टैंडिंग का क्वेश्चन नहीं है कि हम भी खुश हो जाए और आप भी खुश हो जाए, है ना। पर आपसे बन गया तो आपको खुश होने का अधिकार है इसमें। अब इसमें आपको जोड़ी मिलाना है कि कौन सा व्यक्ति कहां से संबंधित है। निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके क्रांति क्षेत्र को आपको दर्शाना है। तो इसमें आपका उत्तर राजा मर्दन सिंह, राजा दौलत सिंह, राजा बख्तवली और मुराद अली, इन सब के लिए आपका ऑप्शन है ए। और इसको आप रट लें, बहुत उलझने की जरूरत नहीं है। और फिर बता रहा हूं कि जब अगली बार आप मध्य प्रदेश के राजवंश पढ़ें तो उनको सरसरी तौर पर पढ़ा करें। मैं फिर से कह रहा हूं, ये ऐसा प्रश्न है कि बहुत कम बच्चों से बना होगा, और यही प्रश्न आपके ऐसे हैं जो आपको फेल कराते हैं। सर कैसे? कि आपने देखा कि ये प्रश्न आया है, तो आप जब राजवंश पढ़ेंगे तो और डीप में और डीप में और डीप में चले जाएंगे, और अगली बार क्या होगा, राजवंश से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। यदि पूछा जाएगा तो पूछ लिया कि रानी दुर्गावती का संबंध किस राजघराने से है, बस। आप एवरेज तैयारी करिए, एवरेज तैयारी करिए। सभी विषयों का एक सामान्य अध्ययन आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। आप बिल्कुल पीएचडी मत करिए भारत और मध्य प्रदेश के राजवंशों में। थ्योरी पढ़िए अच्छी किताबों की, और बार बार मैं कहता हूं थ्योरी पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, है ना। मोहन खेड़ा जैन तीर्थ, है ना। मध्य प्रदेश के लगभग 7-8 जिले हैं जहां पर कोई ना कोई अच्छा तीर्थ स्थल बना हुआ है। इसी प्रकार का एक स्थल है गोमटगिरी, इसी प्रकार का एक स्थल है सोनगिरी, इसी प्रकार का एक स्थल है मोहन खेड़ा। आपने पढ़ ही लिया, है ना। तो जब आप एमपीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अपने सराउंडिंग आसपास क्या घट रहा है, इस घटनाक्रम को भी बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, इसे पढ़ें और इसे को करें। जब आप मेहनत करेंगे तो ईश्वर, परम पिता, सुपर नेचुरल पावर, वो परम सत्ता जो है ना बेटे,
वो आपकी मेहनत देख रही हैं और कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कौन सा युग्म गलत है? अच्छा, एज ए स्टूडेंट बार बार आप लोग गलती करते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, है ना। इसको गलती से आपने पढ़ लिया, कौन सा युग्म सही है? तो बोरी होशंगाबाद बिल्कुल सही है। जिसकी नजर पड़ी है बिल्कुल आपने गलती से ए लगा दिया और गलत। जहां कहीं नहीं शब्द लिखा है, जहां कहीं असत्य शब्द लिखा है, तो पेन से अंडरलाइन करके उसे ध्यान से पढ़ा करें, तब आप गलतियों से बचेंगे। नहीं तो बेटा बहुत बहुत नुकसान हो जाएगा। और इसको कर डाला तो लाइफ में बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, और यदि नहीं किया तो नुकसान तय है। तो बोरी अभयारण्य कहाँ है? होशंगाबाद। गंगाऊ कहाँ है? पन्ना। कैरारा कहाँ है? शिवपुरी। घाटी गांव कहाँ है? इनमें से कई नहीं है, है? ग्वालियर में है ना। ठीक, तो असत्य छांटना है, तो ये असत्य छांट लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार। गम्मत लोकनाट्य मालवा में बहुत लोकप्रिय लोकनाट्य है ना। तो इसका सूत्रधार क्या कहलाता है बेटे? इसका सूत्रधार कहलाता है खमरास। खमरास जानते हो कौन है? ये एक लोकल शब्द है, मालवी शब्द है। ठीक, खमरास है विदूषक, हंसाने वाला, जोकर। तो गम्मत लोकनाट्य का जो केंद्रीय पात्र होता है, जो सूत्रधार होता है, वह होता है विदूषक, जोकर, हंसाने वाला, ठीक है ना। और हमारे बघेलखंड में, बुंदेलखंड में इसको बोलते हैं मस्खरा, और यहां पर मालवा निमोड़ी में बोलते हैं खमरास। तो गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार जो केंद्रीय पात्र होता है, वह होता है जोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, शंकरराव पंडित का संबंध किससे है? शंकरराव पंडित हमारे ख्याल गायकी के बहुत फेमस व्यक्ति हैं। किसके? ख्याल, ये बहुत फेमस नाम है बेटे, है ना। ग्वालियर में गंधर्व संगीत महाविद्यालय स्थापित करने का श्रेय इन महान विभूतियों को है बेटे। कहाँ है गंधर्व संगीत महाविद्यालय? ग्वालियर। किसने स्थापित किया? पंडित शंकरराव ने स्थापित किया। ख्याल गायकी के बहुत अच्छे संगीतकार हैं। सुर और ताल मां सरस्वती की कृपा से इनको मिला है, और जो समर्पण इनका संगीत के प्रति है, जो किताबें इन्होंने 6-7 लिखी हैं, वो आउटस्टैंडिंग है संगीत के क्षेत्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे बेटे, कोहबर क्या है? अब इसमें जो हमारे बघेलखंड और बुंदेलखंड के लड़के एकदम से खुश हो गए होंगे। एक्चुअली में मैं आपसे बता दूं कि जब एमपीपीएससी का रिजल्ट आता है तो बघेलखंड 25 से 30% रिजल्ट ले जाता है अकेले। 2019 के रिजल्ट में 211 बच्चे के आसपास सिलेक्शन है एमपीपीएससी में, तो ये तो 33% से ज्यादा हो गया। किसको कहते हैं बेटे? तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई निमाड़ के, मालवा के और बुंदेलखंड के बच्चे कच्चे हैं या मेहनत कम करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ के बच्चे भी बहुत जुनूनी हैं, लेकिन एक एनवायरनमेंट और सरकारी नौकरियों के प्रति जो आकर्षण है ना, बघेलखंड में अधिक है, इसलिए वहाँ का रिजल्ट आपको अधिक देखने को मिलता है। तो जो क्वेश्चन कोहबर क्या है? वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र कैसा होता है, क्या होता है इसमें? घर के अंदर जब विशेष कुल देवी की पूजा की जाती है, तो एक कमरे में ले जाकर के कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं, और कुल देवी के सम्मुख वर और वधू दोनों को बैठाया जाता है, ससुराल पक्ष और मायका पक्ष दोनों जगह। तो ये एक तरह से अपने कुल देवी की पूजा का अनुष्ठान है कोहबर।
वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है, दीवारों में चित्र बनाया जाता है कुल देवी का, है ना, वो प्रतीक चित्र होता है ना, कहीं पर स्वास्तिक के रूप में बना दिया जाता है, कहीं पर ऐसे बना दिया जाता है ना, कहीं ऐसे बना दिया जाता है, कहीं ऐसे 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 बना दिया जाता है, अलग अलग टाइप के चित्र बनते हैं, जैसे प्रतीकात्मक चित्र हैं। लेकिन आस्था और विश्वास बहुत बड़ा है। ये दोनों परिवार को मिलन, दोनों परिवारों को सुख शांति और समृद्धि के लिए मनाया जाता है, और विवाह के समय मनाया जाने वाला ये एक प्रकार से बनाया जाने वाला चित्र और अनुष्ठान है। कुमारगुप्त और बंधुवर्धन के 10 पुर अभिलेख के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है भाई, है ना। अब इसको मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है। प्राउड तो नहीं कहना चाहिए कि हम लोगों को प्राउड नहीं होना चाहिए, अथाह ज्ञान है लोगों के पास में, उस ज्ञान का इतना सा मेरे पास में होगा, इतना सा, लेकिन जो माता रानी ने, सरस्वती माँ ने दिया है, उससे आप सबका भला हो जाता है, ये मेरा सौभाग्य है। ये मैंने लाइनें लिखवाई हैं, मैंने ये लाइनें लिखवाई हैं इतिहास में, बच्चों को जब मैंने पढ़ाया है भारतीय इतिहास के स्रोत में, है ना, तो ये लाइन में मैंने लिखवाया है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख जो सूर्य मंदिर के लिए तेल दान दिया करते थे, इसका निर्माण करवाया। भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीन, ये लाइन किसी ने नहीं लिखाई होगी बेटे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचरों ने लाइन नहीं लिखाई होगी, और लिखाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपका कल्याण हो, ऐसा मेरा अंदर से मनोभाव है। पर मेरी कॉपी में, मेरे बच्चों की कॉपी में लाइन लिखी है कि भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण, है ना। इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की, यही तो गलत है भाई, है ना। तो इसका उत्तर क्या हुआ, क्या गलत है, इसका उत्तर यह गलत है ना। अब आप देखिए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का, यशोधर्मन के सौंदर्य अभिलेख के रचयिता कौन है। यशोधर्मन के सौंदर्य अभिलेख के रचयिता, इसे हम लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया, और ये हमारे लिए तो नया शब्द है बेटा, सौंदर्य अभिलेख। हमने इतिहास बहुत पढ़ा है, और आपको मैं बता दूं कि मैं इतिहास का स्कॉलर भी रहा हूं, और इतिहास से मैंने एमए भी किया है एपीएस यूनिवर्सिटी से, अर्थात अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से। तो इतिहास का विद्यार्थी होने के बाद भी सौंदर्य अभिलेख मुझे नहीं पता। देखिए, मुझे अपने गलती स्वीकार करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भाई मुझे नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता। क्या संसार का सब ज्ञान हमें पता होना चाहिए? बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए, लेकिन संसार का वो ज्ञान जो आपके जीवन यापन के लिए, आपके मान सम्मान के लिए जरूरी है, जरूर होना चाहिए, है ना। तो बेटे, ये प्रश्न हमें नहीं पता है, इसलिए इसका उत्तर भी अभी नहीं हमारे पास में, जो आयोग देगा उत्तर वही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम आए हैं। अब हम आपको अपने टेक्निकल टीम के यूट्यूबर्स और मित्र, हमारे जो टेक्निकल हैंड को संभालते हैं और मेहनत अच्छी करते हैं, दिलीप राय, आप उन्हें डीजे सर भी कहते हैं, दिलीप राय को, दिलीप राय सर आएंगे और आगे का क्वेश्चन आप दिलीप राय से डिस्कस करेंगे। बहुत मेहनत करते हैं और बड़ी शिद्दत से आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल्स को चलाते हैं। उनके संबंध में आप लोग लाइक किया करिए, उनके संबंध में कमेंट्स किया करिए, है ना। देखो, मुझे तो आप बहुत सारे लोग जानते हो, बहुत सारे लोगों का मुझे प्यार मिलता है। मेरे टीम के नए मेंबरान हैं वो दिलीप, है ना, तो उन्हें भी आप जरूर प्यार दिया करिए और उनका भी सम्मान किया करिए। दिलीप बेटे, क्वेश्चन है ना, आपके सामने सभी पेपर में क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है ना। इसके साथ में जो आप लोगों ने मिलकर के, टीम ने मिलकर के जो मेहनत की है ना, इससे आप बच्चों को बहुत बढ़िया मोटिवेट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया सर। आपने जिस तरह से भी बच्चों को बताया कि प्री की मेंस की, प्री की टेस्ट के बाद अपना मेंस की जो प्रक्रिया है, रूपरेखा है,
तो वो अभी से हम तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों के अच्छे नंबर हैं वो अभी से एक अच्छा चुनाव करें और अभी से अपना, ठीक है, प्री के लिए रुझान, रुख, जो भी मन है वो पूर्णतः ठीक है अभी से विचार कर लें। तो चलिएगा साथियों, जैसा कि अभी हमारे सर ने आपको बताया कि सारे आंसर अभी तक हमने बताए, 31 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। आगे के प्रश्न जो आंसर हैं हम बताते हैं, आप मैच करते जाएंगे, बाकी कट ऑफ बाद में बताया जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा 31। एक क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 31 में क्या है लिखा है, पढ़िएगा। 31 में लिखा है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवक, कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेल्स, ठीक है, जेलिड्स के द्वारा किया जाता है? तो क्या होता है, स्वयंपोषी घटक। स्वयंपोषी घटक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता क्या है, जैसे कि अपन ये क्या है, उपभोक्ता ही हैं, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो उपभोक्ता होते हैं। यहाँ पर सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका सी। कौन सा होगा, सी। तो इसलिए आप लगा सकते हैं अपघटक। क्या, अपघटक, डिकम्पोजर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, और यहाँ पर देखिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है यूपीएससी का 5 जुलाई से, और 2025 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं आप, और उसमें विभिन्न तरह की सुविधाएं आपके लिए दी जाएंगी, तो उसका लाभ उठाएं। चलिएगा कंटिन्यू हम चलते हैं प्रश्न पत्र पर। प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का पारित किया। तो ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट ने जल से संबंधित एक एक्ट पास किया था, और वह कब पास किया था? तो चलिएगा बताइएगा यहाँ पर, ये रहा 1974 में। 1974 में क्या किया, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 18 के अनुसार एसडीजी 1, एसडीजी 2 और एसडीजी 9 क्रम से क्या दर्शाते हैं, या इन तीनों का अर्थ क्या है, तीनों से आशय क्या है, और आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर आपका होगा बी। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बी। करेक्ट आंसर होगा बी। कोई गरीबी नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भूमि पर जीवन, ये तीनों सिंबल्स या तीनों जो आप देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म, इनका मीनिंग या अर्थ होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 34वां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए, प्रश्न यहां से पढ़ देता हूं, ठीक है, सुधार के लिए 7 प्राथमिक वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? तो यहां पर आपका प्रश्न सही होने वाला है अन्नपूर्णा योजना। जो 7, ठीक है, 7 कार्यक्रम जो लागू किए थे उनमें एक सब थे, स्वच्छ भारत अभियान, यात्री सुरक्षा, निर्भया नारी। तो यहाँ पर कौन सा नहीं था, अन्नपूर्णा योजना। कौन सा नहीं था, अन्नपूर्णा योजना इसमें नहीं था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 35, मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी, ठीक है, ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार कौन सा है? तो होने वाला विकार कौन सा है, तो आपने कौन सा लगाया हो, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा डाउन सिंड्रोम। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डाउन सिंड्रोम। आगे चलते हैं कंटिन्यू। 36 नंबर का प्रश्न आपके सामने रहा, आगे चलिएगा कंटिन्यू। देखिएगा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको प्रश्न सही से दिखने लगेंगे। हाँ, ये रहा, किस दाल का लगातार सेवन करने से
लेथारिज्म नामक रोग हो जाता है? किस दाल के लगातार सेवन करने से कौन सा लेथारिज्म नामक रोग हो जाता है? खेसारी दाल के सेवन से। किसके सेवन से? खेसारी दाल के सेवन से लेथारिज्म नाम का रोग हो जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओजोन परत की मोटाई को किसमें नापा जाता है? ओजोन परत की मोटाई को किसमें नापा जाता है? फटाफट आप बताएंगे ओजोन परत की मोटाई को किस में नापा जाता है? ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई होती है। इसकी यूनिट कौन सी होती है? डॉप्सन। डॉप्सन इकाई किस में मापा जाता है? डॉप्सन में मापा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर स्क्रीन पर चलेगा 38वें नंबर का। मनुष्य शरीर में ग्रीवा ठीक है कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो जो हमारी गर्दन होती है यहाँ पर, जो हमारी हड्डियां होती हैं, कशेरुकाएं होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पढ़िएगा। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 2013, 12, 16 और 15। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 2013। कब किया गया था? 2013 में। मैच कर लें आप, यही आंसर आपके सटीक होंगे, सही होंगे। और इसकी कट ऑफ कहाँ तक जाएगा इस बार हम जल्द से जल्द इस पर काम कर रही है हमारी टीम, और हम आपको बताएंगे। आगे चलते हैं, कंटिन्यू इसी को आगे बढ़ाते हुए। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? तो देखिए यहाँ पर 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे, बताइएगा तो कौन सा था? PSLV चलेगा, PSLV C-37। PSLV C-37 के माध्यम से 104 सैटेलाइट एक साथ में लॉन्च किए थे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है बताइएगा। ये कथन आपके सामने है, चारों कथन आपको दिखना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन चलेगा। ये है आपके सामने चारों कथन। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर तीनों कथन सही होंगे, यहाँ पर तीनों कथन सही होंगे और आपको टिक करना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मिलेट मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है। मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। यह योजना 23-24, 25-26 तक की अवधि के लिए है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3 सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न ये रहा, वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित या मनोनीत किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है गुलाम अली, ठीक है, इलैया राजा, सुधा मूर्ति, सतनाम सिंह संधू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सुधा मूर्ति। किसको? सुधा मूर्ति। कौन? सुधा मूर्ति को। किसको? सुधा मूर्ति को। चलेगा, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न होगा 43 नंबर का, फटाफट। मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है?
मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 23 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिन्हें 23 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं अपने प्राची यादव। कौन है? प्राची यादव। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अभी करंट अफेयर्स का हमारा सेशन था, उसमें आपको बताया गया था और बिल्कुल सेम एज इट इज यही प्रश्न हमने जो दिया था उससे ही पूछा गया है। देखिएगा, श्री न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, A फॉर अजय माणिक राव खानविलकर, ठीक है। ये प्रश्न, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है A.M. ठीक है, मानविलकर। तो इनको अभी हाल ही में भारत के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? ये की गई है उज्जैन में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? उज्जैन में। यह भी हमने करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आपको बताया था और आप प्रीवियस उसमें देख सकते हैं। चलेगा, यहाँ पर ठीक है, यूपीएससी मेंस के लिए भी हमारे पास बैचेस बनने जा रहे हैं। आप जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी लेने के लिए ऑफिस आ सकते हैं। NS कोटल एकेडमी, बेदा कॉम्प्लेक्स, भोरकुआ चौराहा, इंदौर। चलेगा, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। आगे चलेगा अगला प्रश्न 46वें नंबर का। अगला प्रश्न 46वें नंबर का। जनवरी से मार्च 24 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजयी रहा। तो जो 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला थी उसमें कौन विजयी रहा था? इंग्लैंड ने 4-1 से भारत को हराया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक नाच गायन शैली से संबंधित है? नाच गायन शैली से संबंधित कौन है निम्न में से? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है निम्न में से कौन संबंधित है। इसमें से चौथा ऑप्शन करेक्ट है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है, ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा। चलेगा, आगे चलते हैं, कंटिन्यू। 48, सांख्यिकी में 23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है और उसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर अपना रहेगा कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव। कौन रहेंगे? कल्याणपुरी राधाकृष्णन राव। इनको अंतर्राष्ट्रीय कौन सा सांख्यिकी में ठीक है पुरस्कार दिया गया है। चलेगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने 49वां प्रश्न। वर्ष 2024 में FIDE फिडे कहते हैं इसको, फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो आपको बताया था डी गुकेश। कौन? डी गुकेश। और ये हमने करंट अफेयर्स में आपके लिए बताया था, देख लेना आप। स्पीडी करंट अफेयर्स जो हमने एक वीडियो बनाकर डाला उसमें बिल्कुल हुबहू कॉपी यही प्रश्न छपा हुआ है। अब आता लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जा रही है? अभी हाल ही में जियो पार्क की स्थापना का जो घोषणा की थी और ये कहाँ पर है? तो ये आता है अपना जबलपुर में। कहाँ पर आता है? जबलपुर में। ये कहाँ आता है? जबलपुर में। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो महिलाओं को
आदिवासी महिलाओं को, माता बहनों के लिए जो उनकी कलाओं के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार या सम्मान। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान से सम्मानित किया जाता है जो आदिवासी लोग व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? अब जो बिरहा गीत है आपको जनजाति वाला जब चैप्टर पढ़ाया था या उसका वीडियो हमने आपको सामने बताया था तो उसमें आपको बताया था बिरहा जब भी आएगा तो आपको बिरहा गीत भी होता है, एक किसका होता है? गौंड जनजाति का होता है। बिरहा होता है शोक, ठीक है, शोक गीत है जो मृत्यु के शुभ अवसर पर गाया जाता है। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, भारतीय साहित्य में जनजाति, चलेगा, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपराओं और विशेषताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने पढ़िएगा इनको और बताइएगा कौन सा सम्मान दिया जाता है। कौन सा सम्मान दिया जाता है फटाफट बताएंगे मुझे। कौन सा सम्मान दिया जाता है? वीर शंकर शाह, रघुनाथ शाह, राष्ट्रीय सम्मान। जब जनजाति वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए थे, उसमें सेम एज इट इज यही का यही छपा हुआ प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान बन्या की स्थापना कब की गई थी? बन्या की स्थापना कब की गई थी बताइएगा फटाफट। बन्या की स्थापना की गई थी 1980 में। कब की गई थी? 1980 में की गई थी। कब की गई थी? 1980 में की गई थी। महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित हैं? महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित हैं? भील जनजाति से या कोल या गोंड या भारिया जनजाति से? तो बताइएगा टंट्या मामा किस जनजाति से हैं? भील जनजाति से हैं। किससे हैं? भील जनजाति से हैं। चलेगा आगे। अगला प्रश्न है 57वें नंबर का प्रश्न है, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? समाज सेवी, संगीतकार, स्वतंत्रता सेनानी या फिर कलाकार? चार में से आपको बताना है ये किस कला में पारंगत थे। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ये कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। ये कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला है, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? ये करते मंडला व ढिंडोरी में। भिम्मा जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? मंडला व ढिंडोरी में। मंडला व ढिंडोरी में निवास करते हैं। अगला, ठीक है, मांडवरा त्योहार कब किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बैगा जनजाति द्वारा। किसके द्वारा? बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई कहाँ से संबंधित हैं या कौन सी जनजाति से संबंधित हैं? तो मंडलोई जी किस जनजाति से संबंधित हैं? बताइएगा फटाफट। किस जनजाति से संबंधित हैं? भिलाला जनजाति से संबंधित हैं। किस जनजाति से? भिलाला जनजाति से संबंधित हैं। भिलाला जनजाति से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दोनों में से संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की जाती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा जल्दी फटाफट कौन सा आपके अनुसार करेक्ट है, फिर बताएंगे क्या ये है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोहराई जन, ठीक है, दोहराई जन
राजन कब? 1951। चलेगा, आगे चलते हैं 62 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िएगा और बताइएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर पहला आंसर सही होगा, यहाँ पर पहला आंसर सही होगा, पहला आंसर सही होगा। अब चलते हैं इसी क्रम में आगे। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है? आप मैच करेंगे इसको, डी ऑप्शन सही है। कौन सा? डी लगाना है आपको। यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 का में कोई परिवर्तन करना चाहता है तब इस तरह का ये प्रावधान लागू होगा। आगे चलते हैं 64 में क्या लिखा है? पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची किस में दी गई है? तो कौन सी अनुसूची में दी गई है? आपको संविधान में पढ़ाया गया था, तो आप बताएंगे 11वीं अनुसूची में। पंचायत 11वीं अनुसूची और नगर निगम नगर पालिका 12वीं अनुसूची। पंचायत ठीक है, पंचायत ग्राम पंचायत ये सब किस में दी गई थी? 11वीं अनुसूची में। नगर पालिका नगर निगम किस में दिया गया है? 12वीं में। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल। इस तरह से आपको सारी चीज़ें हमारी क्लास में आपको पढ़ाया गया था। अब बात करते हैं 65 नंबर पर, 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, बताइएगा कौन सा सही है। बताएं जल्दी फटाफट कौन सा सही है। तो यहाँ पर होगा केवल फर्स्ट सही होगा, यहाँ पर पहला ए होगा सही। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। चलेगा, आगे चलते हैं, कंटिन्यू। यह प्रश्न सेम एज इट इज कल अपने 21 जून को आपको बताया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है? ये बिल्कुल सेम एज इट इज आपको बताया गया था और आपको सब कुछ इसमें बताया गया था। ये कहाँ पर है? अपना भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। आगे चलते हैं, कंटिन्यू। चलेगा, MPPSC 5 जुलाई 2024 से मेंस के बैच बन रहे हैं, आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। सही तैयारी सही जगह से करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन कंफर्म और तय होगा और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हमारे दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। आगे 67 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? कौन सा अनुच्छेद महाभियोग का प्रावधान बताता है? 63, 62, 61, 60। फटाफट बताइएगा इनमें से कौन सा सही है। कौन सा सही है? 61। कौन सा सही है? 61। कौन सा? 61। अगला देखिएगा यहाँ पर, अगला प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा। ये ऑप्शन आपके सामने है, बताएं कौन सा सही है आपके अनुसार। तो यहाँ पर होगा जो उच्चतम न्यायालय का, ठीक है, कम से क्या है, उसको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए होना पड़ेगा, तब जा कर के उसके लिए बनाया जा सकता है। के.एम. मुंशी से संबंधित है। के.एम. मुंशी किससे संबंधित थे? लोक लेखा समिति, संविधान प्रारूप समिति, प्रस्तावना समिति, हिंदू कोड बिल मसौदा समिति। तो के.एम. मुंशी किससे संबंधित थे? तो बताइएगा यहाँ पर संविधान प्रारूप समिति से। संविधान प्रारूप समिति से।
संविधान प्रारूप समिति से। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो किसकी तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो बताइएगा। आपातकाल की घोषणा संघ मंत्रिमंडल। किसकी? संघ मंत्रिमंडल। किसकी? संघ मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल की स्थापना देश की किस कंपनी के सहयोग से हुई थी? देश की किस कंपनी के सहयोग से हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटेन के सहयोग से। किसके? ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 72वें नंबर का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये है अपना भोपाल। अपना कौन सा होगा? भोपाल इज द करेक्ट आंसर। भोपाल। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना। अगला प्रश्न है 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान रहा है? तो अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान रहा है? ये प्रथम स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है। चलेगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? ये कहाँ पर हुआ था? देवास में हुआ था। कहाँ पर? देवास में हुआ था। रॉक फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? जो रॉक फास्फेट है इसका उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? उर्वरक खाद, ठीक है, उर्वरक उद्योग के लिए। उर्वरक उद्योग के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? मानसून, ठीक है, मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से। मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से, ठीक है। चलेगा, आगे बात करते हैं, कंटिन्यू। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? मध्य प्रदेश में काली चट्टान का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? तो आपको बताना इसमें से कौन सी चट्टान के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा। कौन सी? बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला यहाँ पर आता है 79। विंध्य स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? विंध्य स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट कौन सा लगाना है? भांडेर का पठार। भांडेर का पठार। भांडेर का पठार। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 4 वर्ष दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट है 1973। 1973। 81। 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? जो 2021 में एक चक्रवात आया था और उसका नाम क्या था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आया था, बताइए कौन सा था? तोकते। कौन सा था? तोकते। तोकते। अगला है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? 4 ऑप्शन में से जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ पर रहा है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। चलेगा, अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है। अवरोही क्रम का मीनिंग यहाँ पर है
पहले इसको छोटा कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा पूरा विजिबल होगा। आरोही क्रम का मीनिंग यहाँ पर है पहले सबसे बड़ी चोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इसी तरह से एक क्रम जारी रहेगा। तो यहाँ पर पहला फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ठीक है अनाईमुडी, फिर अपना होगा गुरु शिखर, फिर अपना हो गया ठीक है कौन सा महेंद्रगिरी, और सबसे लास्ट में होगा पचमढ़ी। यह क्रम रहेगा अवरोही क्रम, यह क्रम रहेगा अवरोही क्रम। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान करना है। तो देखिए कि यहाँ पर 4 आंसर आपके सामने हैं, चारों आंसर में से कौन सा होगा, टेबल के अनुसार आप मिलाइएगा इसके लिए और फिर देखते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। अब आता है यहाँ पर जैसे कि आपका नंबर अच्छे हैं आपके, और जो हम कट ऑफ कल या परसों तक आपको बता देंगे 24-25 तारीख तक। और आप अगर मेंस की परफेक्ट तैयारी करना चाहते हैं विथ गाइडेंस और विथ मोटिवेशन, और ठीक है परफेक्ट मटेरियल के साथ अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो MPPSC मेंस टेस्ट सीरीज 5 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हेड ऑफिस हमारा यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, चलेगा। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राज्यों में से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है। तो ऐसे 2 राज्यों के नाम बताएंगे जहां से 50% से अधिक कोयला प्राप्त होता है, 50% से अधिक कोयला प्राप्त होता है। तो जल्दी फटाफट बताइएगा यहाँ पर 2 राज्य कौन कौन से हैं। पहला हो गया अपना झारखंड, और फिर ठीक है फिर हो गया अपना कौन सा, ओडिशा। झारखंड और ओडिशा, झारखंड और ओडिशा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न ये रहा, वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा। तो प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा, अपना मध्य प्रदेश। दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन रहा, मध्य प्रदेश। कौन रहा, मध्य प्रदेश, चलेगा मध्य प्रदेश। 21-22 का डेटा है। निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है। निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है, सबसे बड़ा भंडार रखता है, बताइएगा कौन सा है। तो ये हो जाएगा ओडिशा। कौन सा हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा। पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर 89 नंबर का, कौन सी सबसे लंबी नदी है। 4 नदी आपके सामने हैं और इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नर्मदा नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर 3rd नंबर का सही नहीं है, बाकी सब सही हैं, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर का, जीआई टैग प्राप्त चिन्हों और चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। उज्जैन, जबलपुर, सीहोर, बालाघाट। तो इनमें से कौन सा सही है, बालाघाट। कौन सा आएगा, बालाघाट, चलेगा। एक और यहाँ पर टेबल के रूप में एक प्रश्न पूछा गया है और अच्छा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आना भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर जिला और उत्पाद दिया गया है।
तो देखिएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, पढ़ लीजिएगा। और देखिएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा बी। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। ठीक है, क्योंकि अशोकनगर चंदेरी साड़ियाँ, खरगोन महेश्वरी साड़ियाँ और टाइगर प्रिंट, बुरहानपुर केले के लिए फेमस है और मंदसौर लहसुन के लिए फेमस है। तो ये वाला अपना सही था। नीति आयोग, इसको छोटा करके दिखाते हैं। नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 20 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ पे समझ नहीं पा रहे होंगे, समझाएंगे हम क्लास में आपको कभी। जैसे आकांक्षी, प्रदर्शक, अग्रणी, अचीवर, ये क्या होता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन लगा लें, बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 94। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? तो कहाँ और कब हुआ था ये बताएंगे आप। तो ये हुआ था वाशिंगटन DC USA। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन DC USA 2008 में हुआ था। वैधानिक तरलता अनुपात SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी, जिसे भारत सरकार द्वारा 7 में संशोधित किया गया था? 7 में इसको संशोधित किया गया था। SLR क्या था? तो SLR ये 25% था। कितना था? 25% था। कितना था? 25% था। अगला ये है आपके सामने, सितंबर 23 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? तो इसमें कुछ परसेंटेज की वैल्यूज हैं और आपको बताना है कौन सा परसेंटेज सही है। 16.6%। 16.6%। अगला प्रश्न ये रहा 97। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? तो जो सभी कारखाने हैं उनका कितना प्रतिशत केवल और केवल मध्य प्रदेश से था? तो ये मध्य प्रदेश से कितना था ये, ठीक है, बताइएगा। स्टार वाला प्रश्न है, थोड़ा सा इस पर हम सर्च करके बताएंगे, तो ये स्टार लगा लीजिएगा कितना था मध्य प्रदेश से। ठीक है, इस पर हमारा, ठीक है, विश्लेषण चल रहा है, जैसे आता है तो हम बता देंगे। अगला प्रश्न 98। वर्ष 22-23 में मध्य प्रदेश भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर 11-12 की कीमतों पर तुलना करने पर हम क्या पाते हैं? तो यहाँ पर बताइएगा, जो ऑप्शन देख रहे हैं बताइएगा इसमें कौन सा करेक्ट किया है आपने। लेकिन यहाँ पर सही आंसर होगा बी। कौन सा होगा? बी। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है, की तुलना में कम है। चलेगा। 99। मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति एग्री GIS परियोजना किस लिए बनाई गई है या किस लिए लाई गई थी? तो यहाँ पर हैं कुछ ऑप्शन, तो आप देख सकते हैं ये बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। चलेगा। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? तो एकीकरण से उभरा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अंतिम प्रश्न है, ये अपना हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और ठीक है, शिक्षक शिक्षा आदि। तो ये रहा आज का हमारा एनालिसिस कंप्लीट। अगर आपके नंबर ए हैं तो हम आपके लिए कट ऑफ का वीडियो जल्द से जल्द बता देंगे और आपके लिए नोट्स अवेलेबल है यहाँ पर।
अगर आप प्रीलिज्म की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, आपने 12वीं पास कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और एमपीपीएससी की तैयारी के लिए आप, ठीक है, कोई संस्थान देख रहे हैं, नोट्स देख रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, हार्ड कॉपी फ्रॉम 6 to 12th एनसीईआरटी की पीएफ अवेलेबल ऑन ऐप ऑन प्ले स्टोर पर जाएंगे आप, कोटेलियंस, ठीक है, एकेडमी ऐप पर जाएंगे, आप डाउनलोड करेंगे, वो आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हैं, ऑफलाइन कोर्स के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। और एक और चीज़, हमारे यहाँ पर जो नोट्स हैं आपके लिए एक सेट मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन बुक करवाना चाहते हैं तो आपका एड्रेस और आपका, ठीक है, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम हमारे इन दिए गए पते पर या हमारे जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप व्हाट्सएप करके सेंड कर दीजिएगा। तो आपको पूरा जो कोटल एकेडमी के नोट्स हैं, यूपीएससी, पीएससी के, प्री के, मेंस के, आपको सारे घर बैठे अवेलेबल हो जाएंगे। उनकी जो भी कॉस्ट है, जो भी लागत है, आपको बता दिया जाएगा। तो हमारे जो नंबर हैं उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीलिज्म के नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं सारा आप, ठीक है, क्लास में बनवाए गए नोट्स हैं, पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, हार्ड कॉपी में मिलेंगे, दोनों फॉर्म में आपको मिलेंगे। इनकी जो प्राइस है, उनकी जो लागत है, या मिनिमम चार्ज में आपको दिया जाएगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। आपको आपका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी और सही पता आप सेंड कर सकते हैं। तो चलिएगा साथियों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अमूल्य समय दिया। और आपके लिए, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, सेकंड चरण मेंस के लिए हमारी तरफ से अग्रिम बधाइयाँ और ऑल दी बेस्ट। कोटल एकेडमी आपका फिर से वंस अगेन, ठीक है, तहे दिल से शुक्रिया करता है कि आप सब लोग जिस तरह से आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, टेस्ट सीरीज में से हु के हु क्वेश्चन हमारे जो आज जो प्री का पेपर हुआ उसमें सेम एज इट इज़ वही के वही प्रश्न आए जो हमने टेस्ट सीरीज में दिए थे। तो ये अनुभव का कमाल है। हमारा अनुभव 26 से 28 सालों का जो अनुभव था वो आपके साथ शेयर किया तो प्री में काम आया। मेंस के साथ शेयर करेंगे, आपके गाइड करेंगे, आपको डायरेक्ट करेंगे, वो फिर काम आएगा। और इंटरव्यू में तो आप देख ही रहे हैं, 21 का इंटरव्यू, 18, 19, 20, 21, 22, जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो उसमें हमारी एक बुक्स है, तो आप वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। और अंत में एक ही बात फिर कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द डिसाइड करें। 12th जिन्होंने पास कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, 2025 के पीएससी और यूपीएससी देना चाहते हैं तो आप न्यू बैच 5 जुलाई से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।